वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे गेट के सिलेबस के बारे में जो आपका 2023 में आने वाला है। जनरली पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो गेट का एग्ज़ाम है वो क्यों ज़रूरी है। आईएनएसटी का एक फॉर्म जो है हमने डिस्कस किया, उसमें आपका गेट और जीपैट दोनों के बेस पे जो है आपका पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गेट का सिलेबस आप देखेंगे, पार्ट्स को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे मैं पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। जो आपका सेक्शन ए आता है वो आपका एप्टीट्यूड और इंग्लिश का आता है। उसके बाद जो आपका सेक्शन बी आता है वो आपका केमिस्ट्री से आता है। ये हम लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो आपका सेक्शन आप सी बोल लीजिए, उसमें आपको दो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। दो में से आप कोई एक जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर आप फूड टेक्नोलॉजी से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। मान लेते हैं आपने यहाँ पर एक जूलॉजी से कर लिया है, तो उसके बाद आपके पास चार ऑप्शन बचेंगे: बॉटनी, माइक्रो, बायोकेमिस्ट्री और आपका फूड टेक्नोलॉजी। जनरली अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फूड टेक्नोलॉजी को काउंट ना करें तो ज़्यादा बेटर है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप ना काउंट करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चीज़ें आपको डेप्थ में पढ़नी होती हैं। फार्मा में कुछ कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे, कुछ जो कंप्लीट फूड टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट होंगे वो आपने नहीं पढ़े होंगे, तो आप ना अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब ये तो आपका कंपलसरी है, एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री, इसका भी हम जो है वो सिलेबस देखेंगे। लेकिन इसमें से आप जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री, इन चारों में से आप किस पर जो है वो फोकस करें, किस पर आप अप्लाई करें, किस पर आप रिलाय करके जाएं। फॉर एग्जांपल, जब मैंने फर्स्ट टाइम गेट दिया था, क्वालिफाई किया था, तो मैंने माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर किया था। बट व्हेन यू सिट इन द एग्जाम, कि आपको पता नहीं होता है कि पेपर कहाँ से आ जाए। तो उस साल क्या हुआ था, आपका बायो केमिस्ट्री और माइक्रो में जो आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है वो थोड़े से ज़्यादा थे। और फार्मा में इतना ज़्यादा डेप्थ में आप माइक्रो को नहीं पढ़ते हैं, या फिर आप बायोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं निकालते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ मुझे लगा कि मार्क्स कट हो सकते हैं, या फिर वैसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस ठीक नहीं हो सकते हैं। फिर मैंने जूलॉजी पे मूव किया, वहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए। और बॉटनी में जो आपके फार्माकोग्नोसी से क्वेश्चन रिलेट आए थे, मैंने सिर्फ वहीं अटेम्प्ट किए और पेपर निकल गया था। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी स्टार्टिंग से लगा के चलें कि आपको किस पे फोकस करना चाहिए। माइक्रो पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, क्योंकि फेब में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये 4 तारीख से आपके एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे गेट के, सैटरडे संडे 11-12 तारीख तक, जो भी आपका सैटरडे संडे आएगा, आई थिंक 4, 5 और 11-12 को गेट का एग्जाम है, सैटरडे संडे। तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करके चलना है। तो हम एक बार अब जो सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है जो कि नेसेसरी है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, टेंस, एडजेक्टिव्स, ये आपका 10th तक का भी आपको आता है तो बहुत है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये थोड़ा सा आप अच्छी रैंक इंप्रूव करने के लिए पढ़ लेते हैं, बेसिक बेसिक भी पढ़ लेते हैं, तब भी आपका क्वेश्चंस हो जाए। एनालिटिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह है। और आपका स्पेशल एप्टीट्यूड, इसमें आपको मिरर या फिर पेपर कटिंग, कोई रोटेशन, कोई डायग्राम की इससे नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपको 4 सेंटेंस दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सबसे सुटेबल सेंटेंस है, तो आप 10th क्लास से ये सब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद कि लॉजिकली इनफ्रेड है, यानी लॉजिक लगाएं तो इसका आंसर की है कि वो गलत है। उसके बाद ऐसा ही आप कि वहां पर कौन सा वर्ब की फॉर्म यूज होगी, आर्टिकल कौन सा आएगा, उस तरीके से। ये आपकी एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स होता है, जिसमें से आपको डेटा इंटरप्रेट करना होता है, इसको आप डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन बोलते हो। उसके बाद जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, वर्ड्स बनाना, रीजनिंग के क्वेश्चन, वो सब आपका आता है।
उसके बाद ये करने के बाद जो आपका स्पेशल एप्टीट्यूड है, जिसमें आप इस तरह की फिगर्स देखेंगे या कोई कटिंग का क्वेश्चन होगा, डायग्राम बना होगा, वो सब, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड का था। अगर आप पढ़ के इसको बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, बिल्कुल छोड़ के जाते हैं, फिर भी इतना आपके पास टाइम होगा कि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के दो तीन चार क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करके आएंगे। इट डजेंट मैटर कि वो 1 नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं, लेकिन आप बिना पढ़े भी जाएंगे। कई बार इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ग्राफ में से देख के सिर्फ डेटा निकालना होता है कि कैसा आएगा, या फिर आपको सही सेंटेंस बताना है, बेसिक इंग्लिश जिनकी ठीक है। थोड़ा जो लोग विलेज से रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं रहा है, हिंदी मीडियम में पढ़े, उन्हें एक आधे क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन 10th तक का है तो वो भी कर लेंगे। जैसे मेरा भी मेनली बेसिक स्टडीज हिंदी मीडियम में, तो हो सकता है कहीं पे दिक्कत आ जाए, लेकिन इतना ज़्यादा आपका रहता नहीं है। नेक्स्ट आपकी जो आपको केमिस्ट्री, आपका सेक्शन सेकंड है, उसको हम देखेंगे कि आपको कैसे करना है। तो सबसे लास्ट में आपका सिलेबस दिया होता है, जो कि आपका लाइफ साइंस का है। तो इसमें आपके ये जो लाइफ साइंस का फॉर्म है, उसको आप एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, जिसमें कि कंपलसरी फॉर ऑल एक्सेल कैंडिडेट्स, एक्सेल का मतलब है कि लाइफ साइंस कैंडिडेट्स के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसमें आप देखेंगे कि आपको 11th 12th की जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी है वहीं ज़्यादा पूछा हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ये सब आप एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिएक्शन काइनेटिक, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर एक्टिविटी कोरिलेशन, ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो 11th 12th वाला ही है। एक चीज का आपको यहाँ पर फायदा है, अगर आप बायोकेमिस्ट्री अप्लाई करते हैं तो, या बायोकेमिस्ट्री से पेपर देते हैं, कि वहां पर ये जो टॉपिक है ये आपका वहाँ कॉमन है बायोकेमिस्ट्री में। तो जो क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पे इस चैप्टर को कवर अप कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका बायोकेमिस्ट्री में कवर हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के आपके ये टॉपिक थे। मेनली आप 11th 12th वाली जो केमिस्ट्री है उसको कवर अप करते हैं। अगर आप बी फॉर्म में भी पढ़ के आए हैं, तब भी आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन अप्लाई कर लेंगे। सेक्शन 1, इसमें आपका प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, जो भी अमीनो एसिड है, प्रोटीन की फोल्डिंग है, उस पर क्वेश्चन 101% रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो इस क्वेश्चन से बच जाएंगे। बॉटनी में कुछ आपसे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, उस टाइप से आपको ये सेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सेक्शन 2 में आपका एंजाइम्स, काइनेटिक, विटामिन, टीसीए साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, एचएमपी शंट, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये सब आपका रहता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन से 101% आपका क्वेश्चन रहता है। आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से क्वेश्चन आता है। उसके बाद बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स, जितने भी आपकी प्रोटीन से रिलेटेड टेक्निक है, तो इसमें आप देखेंगे आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूशन, क्रोमेटोग्राफी है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है, यूवी है, आपका एमएस है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सेक्शन 4, सेल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेलिस कैसा है। जो सेक्शन 5 है, ये आपका कंप्लीटली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ज़्यादा आपका रहता है। इसमें आरडीटी वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, पीसीआर के क्वेश्चन आते हैं, कुछ टेक्निक्स आती हैं। उसके बाद इम्यून सिस्टम, इसके क्वेश्चन थोड़ा आपसे डीप में पूछे जाते हैं। अभी तक आपने जो सिलेबस देखा है बायोकेमिस्ट्री का, उसमें इशू क्या है कि जो आप एंजाइम वाला सेक्शन देख रहे हैं, सेकंड चैप्टर, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। कि आपको एंजाइम से जो आप सबस्ट्रेट का रेट बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप जो है वेलोसिटी को कम कर रहे हैं, एंजाइम का अमाउंट कम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बाकी ऑलमोस्ट पीसीआर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस के क्वेश्चन होंगे, वैसे मिलेंगे। तो ये आपका बायोकेमिस्ट्री का है। बॉटनी में अगर आपकी फार्माकोग्नोसी स्ट्रांग है, अगर मैं स्पेशली बात करूँ, आपने नीट के लिए कोचिंग नहीं करा है और आपकी फार्माकोग्नोसी स्ट्रांग नहीं है, तो आप बॉटनी के लिए नहीं अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी लेकिन कुछ नहीं मिल पाएंगी।
प्लांट सिस्टमेटिक्स जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हो उसको है, प्लांट की एनाटॉमी, क्योंकि जनरली जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है वो नीट का प्रिपरेशन नहीं करके आए या पीएमटी का प्रिपरेशन नहीं किया उन्होंने, तो उनको यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, बॉटनी में वो यहाँ फंस जाते हैं। फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चंस वो कर लेंगे, लेकिन ये जो आपके आगे आपके एबीसी मॉडल है, कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी है, वो नहीं कर पाएंगे C3 C4, क्योंकि उन्होंने वहां पर वो चीजें फार्मेसी में नहीं पढ़ी है। तो ये चीज जैसे यहाँ पर आप देखेंगे अल्कलॉइड्स, टर्पीन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये सब हार्मोन्स वगैरह पढ़ के आते हैं फार्माकोग्नोसी में, लेकिन इसके अलावा आप C4 C3 C4 कैम साइकिल ये सब आप नहीं पढ़ते हैं। तो ये चीजें आपको वहां पर हार्म कर जाती हैं। ये आपका जेनेटिक्स का है, एक चैप्टर आपने पढ़ा भी होगा, क्वेश्चंस हो भी जाएंगे क्योंकि डिजीज रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यहाँ पर। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड जीनोम एडिटिंग, ये आपने पढ़ा होता है प्लांट बायोटेक में, जो आपका फार्मेसी में है, तो ये आपका उससे रिलेटेड है, आप इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड बायोलॉजी, ये थोड़ा सा फार्माकोग्नोसी वाले स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। अगर ड्रग से क्वेश्चन आता है, फूड से आता है तो नहीं कर पाएंगे, जैसे रबर, पिगमेंट, डाइज, गम, ड्रग्स, नारकोटिक्स, क्योंकि ये सब हम फार्माकोग्नोसी में या कहीं और फार्मास्यूटिक्स में डाइज का रोल वो सब पढ़ के आते हैं, तो क्वेश्चन हो जाता है। प्लांट पैथोलॉजी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आप ह्यूमन की जगह प्लांट की डिजीज पढ़ रहे हैं। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट जनरली आप कर लेते हैं इस पार्ट को, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप इसे कर लेंगे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से। माइक्रोबायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स आपको आते हैं, कुछ नहीं आते होंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ के आते हैं हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव का। मेथड्स में आप एंटीजन, एंटीबॉडी, पीसीआर, माइक्रोस्कोपी, ये सब आप पढ़ के आते हैं, कल्चर मीडिया डिफरेंट, ये सब आपके फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में है। ये नहीं पढ़ते हैं आप, टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी, ये सब आपको थोड़ा सा पता होता है, सेल वॉल कैसी होती है बैक्टीरिया की, क्या क्या चेंजेस होते हैं, यूकेरियोट प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद ग्रोथ वाला, ये आप इंजीनियरिंग से भी रिलेट कर सकते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ वाले को, या फिर आप माइक्रो में फर्मेंटेशन पढ़ते हैं या बायोलॉजिकल एसेस करते हैं, उससे रिलेट करके आपके आंसर निकल आएंगे। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट्स, ये आपके फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में चैप्टर हैं। थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर आती है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि इतना आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, प्रोकैरियोट के लिए नहीं पढ़ते हैं, यूकेरियोट के लिए पढ़ लिया ठीक है, प्रोकैरियोट के लिए आप नहीं पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर में दिक्कत आती है। ये कम्प्लीटली आपका चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग पे आते हैं कि कौन सी डिजीज किसको हार्म कर रही है, थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी का पार्ट आता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आती हैं, तो वो आप यहाँ से कर लेते हैं। कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स, ये तो आपका मेन एरिया है, एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में अब अगर आपने म्यूटेशन अच्छे से पढ़ा है और आपको अगर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के फिनोमिना पता है, तब आप कर पाएंगे। माइक्रोबियल इकोलॉजी में बायोरेमिडिएशन आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, इतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एक आधे क्वेश्चन का चांस रहता है कि आप अटेम्प्ट कर लें। नेक्स्ट जो है आपका जूलॉजी। जूलॉजी में आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि सेल बायोलॉजी आप पढ़ के आते हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का चैप्टर आपका अच्छे से हो जाता है। उसके बाद जो है आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जितने ह्यूमन के सिस्टम है आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पैरासिटाइन, पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, एंट हेलमिंथ ड्रग्स जो आप पढ़ते हैं, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाता है। डेवलपमेंट बायोलॉजी, ये दिक्कत वाली बात है, अगर आप देखेंगे मैमल्स वाला डेवलपमेंट है तो आप थोड़ा सा बता देंगे, उसके अलावा बताना आपको दिक्कत वाली जो है वो चीज़ है। इकोलॉजी में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, 11th 12th की से फूड चैन, फूड वेब, वो सब आपका हो जाएगा। एनिमल बिहेवियर, ये एक नया चैप्टर होता है कि एनिमल्स बिहेव कैसे करते हैं, उसमें आपका मेमोरी क्या है, मिमिक्री क्या है, एस्थेटिक्स वैल्यूज क्या होती हैं, वो सब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कंप्लीट आप ये सोच के जाएं कि आपको फार्मा का सिलेबस मिल जाएगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से जो मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है यहाँ पर चूज करना, एक तो बायोकेमिस्ट्री,
क्योंकि काफ़ी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री और सेकंड आपका जूलॉजी, इन दोनों में कॉमन है अगर आपने ध्यान से देखा है तो, और केमिस्ट्री में भी। क्योंकि केमिस्ट्री में जो आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं वो आपके बायोकेमिस्ट्री में भी है, और जो आप बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी में देखेंगे जो इम्यूनोलॉजी का पार्ट है वो कॉमन है, टेक्निक्स कॉमन है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपको पहले से ही प्री डिटरमाइंड होके चलना है कि मुझे ये अब अप्लाई करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी का लिए अप्लाई करें। बाकी हर किसी ने अपनी फार्मा टाइम में अलग से अपना जो है प्रिपरेशन किया है। हो सकता है किसी की फार्माकोग्नोसिस स्ट्रांग हो तो वो थोड़ा सा प्लांट फिजियो का पार्ट करके बॉटनी से कवर अप कर ले, किसी की फार्माकोलॉजी स्ट्रांग है, अनाटमी स्ट्रांग है, क्लिनिकल पार्ट स्ट्रांग है, पैथोलॉजी स्ट्रांग है, तो वो जूलॉजी से कवर अप कर ले। बायोकेमिस्ट्री इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप लिंक कर पा रहे हैं उसको केमिस्ट्री से भी और आप जूलॉजी से भी, तो एक ब्रिज बना रहा है आपका बायोकेमिस्ट्री इन दोनों के बीच, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक these information are enough for you to selecting the correct subject in attempting it. Thank you so much. All the best.